जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए युवाओं की आवाज, संघर्ष का नाम और लाखों अभ्यर्थियों का प्रेरणा स्रोत, वो वीडियो बनाने वाला लड़का अशब अहमद अंसारी। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सीजीएल 2025 की आप तैयारी कर रहे हो, इसकी लोगों को कानों कान खबर नहीं थी। मैं एज अ पर्सन अगर बताऊं तो मैं बहुत मनहूस टाइप का आदमी हूँ। बार बार वही बताना कि एक नंबर से नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो सामने वाले को लगेगा झूठ बोल रहा होगा। मुझे खुद पहले लगता था ये कोई बता देता था कि 0.25 से नहीं हुआ, एक नंबर है, मुझे लगा साला झूठ बोल रहा है। ये तो मैंने सोचा था ना बीटेक के बाद डायरेक्ट पहले अटेम्प्ट में आईएएस बनूंगा, ठीक है। और फिर सीजीएल उजीएल को तो ऐसे देखता था कीड़े मकोड़े की तरह कि ये एग्जाम ये तो मैं यूं निकाल दूंगा, ठीक है। कि मॉक टेस्ट लगाए भी हैं या फिर बस ऐसे टेस्ट बुक करते रहते हैं, तो आपका प्रोफाइल मिला भाई। हाँ, मॉक टेस्ट अगर मुझसे कोई एक सिंगल चीज़ पूछे कि यार एक सिंगल चीज़ बताओ कि जिससे सिलेक्शन हो जाए, तो मैं उससे कहूँगा रोज़ एक मॉक टेस्ट दे लो। आप भी एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन गए थे, लेकिन फिर भी आप तैयारी करते रहे, तो क्या हम ये माने कि आप भी इस ट्रैप में फंसे रहे कहीं ना कहीं? 11th में मेरे पास किताब नहीं थी, मतलब मैं अपने दोस्तों से मांग के, क्योंकि उस टाइम यूपी बोर्ड की जो किताबें होती थी 8-8, 900 रुपये की मोटी मोटी किताबें होती थी और बहुत महंगी मिलती थी, तो मैं अपने दोस्तों से मांग के पढ़ता, मतलब उस तरह के हालात नहीं थे। वो कौन सा किस्सा था जब पिताजी ने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया था? अच्छा, अम्मी की बात मैं करूँ तो उन्होंने शादियों में, फंक्शंस में जाना छोड़ दिया था। मुझे समाज समाज से बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका परिवार अब यही कह दे ना कि क्या कर रहे हो, तो वो बुरा लगेगा। वो वीडियो डाल देता तो कई करोड़ व्यूज चले जाते, करोड़ में जाते, मतलब इतना रॉ फुटेज थी भाई। मैं बहुत दिनों बाद इतना रोया था और ये लग रहा था कि अब हर चीज़ जस्टिफाइड है, अब बताया जा सकता है। तो अगर आपके ऊपर एक मूवी बन रही है या बुक लिखी जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या टाइटल होगा उसका? इसके बावजूद भी कई बार सवाल उठते हैं मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंस के ऊपर। कंट्रोवर्सी भी हुई, यार जो मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए सिलेक्शन का। आगे क्या सीन रहने वाला है? क्या अशब अभी भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ युवाओं की जो आवाज़ है वो अपने चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे रखेगा, या कुछ उसमें बदलाव आने वाला है? जब तक भी मतलब यूट्यूब चैनल मेरा जब तक चलता रहेगा और सारी चीज़ें जब तक रहेंगी, मैं सही ही बोलता रहूँगा। कभी कुछ आया हो कि भाई ये वीडियो हटा दे, या कुछ ब्लैकमेल टाइप की चीज़ें, ये दलाल है, ये बिक चुका है, इसने पैसे लिए हैं, उन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश का एक जिला अंबेडकर नगर, वहां की माटी से निकला एक साधारण सा लड़का। वो लड़का जिसने कैमरा सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं उठाया, बल्कि उन लाखों छात्रों की आवाज बनने के लिए उठाया जिनकी आवाज अक्सर इस सिस्टम के शोर में दब जाती है। वो लड़का जिसके पास ना तो कोई बड़ी विरासत थी और ना ही सफलता का कोई शॉर्टकट था, तो बस एक अदद सपना आईएएस बनकर इस सड़ चुके सिस्टम को बदलने का। लेकिन हकीकत उसे बार बार इसी सिस्टम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर करती रही। इस लड़के की कहानी की शुरुआत एक छोटे से घर से होती है, जहां पिता सुबह से शाम तक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में पसीना बहाते थे और मां अपने हाथों से ऊन बुन कर स्वेटर तैयार करती थी ताकि घर के चूल्हे की आग जलती रहे। जब उसके पिता सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उसने गरीबी की वो रेखा देखी जहां लग्जरी तो बहुत दूर की बात है, जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरा होती थी। फिर दौर आया दिल्ली की उन सकरी गलियों का, मुखर्जी नगर और करोल बाग के वो छोटे छोटे बंद कमरे जहां पंखे की गड़गड़ाहट में जवानी के सबसे हसीन साल झोंक दिए गए। वो दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स की भीड़ में खोकर किताबों के पन्नों में अपनी तकदीर तलाशता रहा। हर साल सीजीएल का फॉर्म भरता, प्रीलिम्स निकालता, लेकिन मेंस में किस्मत दगा दे जाती। कई बार लेखपाल के कट ऑफ से बाहर हुआ, तो कभी महज एक नंबर से सीबीआई इंस्पेक्टर बनने का सपना टूटा। इस बीच उसने वो सब कुछ सहा जो आज एक युवा बेरोजगार हिंदुस्तान में हर दिन सहता है। रिश्तेदारों के वो तीखे तंज, दोस्तों की तरक्की देखकर वो खुद के अंदर छा जाने वाली खामोशी, और रात के अंधेरे में किया गया खुद से वो सवाल, क्या सच में मुझसे कुछ नहीं होगा? इस बीच उसने कैमरे पर आना शुरू किया। उसने उस कैमरे को अपनी बेबसी नहीं बल्कि लाखों छात्रों की ताकत बना दिया। उसने तय किया कि अगर सिस्टम बहरा है तो उसे चीख चीख कर सुनाया जाएगा। वही लड़का जिसने एसएससी और रेलवे की धांधलियों पर आंख में आंख डालकर सवाल पूछे, जिसने टेक्स्ट बुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को युवाओं की आवाज सुनने के लिए मजबूर कर दिया।
कई बार उसे वीडियो बनाने वाला लड़का कहा गया, न जाने क्या क्या बोला गया। रिश्तेदार पिता से पूछते, क्या लड़का अभी तक वीडियो ही बना रहा है, कुछ ढंग का काम नहीं मिला। लेकिन लोग भूल गए कि कैमरा बंद होने के बाद वो भी एक ऐसा छात्र था जो अपने पिता के उस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर रोता था, अशाब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन कुछ लोग हारने के लिए पैदा नहीं होते। जब दुनिया उसे ताने दे रही थी वो खुद को तराश रहा था। जब लोग उसका मजाक बना रहे थे वो लाखों छात्रों का भरोसा बन रहा था। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके साथ संघर्ष कर रहे लाखों छात्रों का था। एसएससी सीजीएल के रिजल्ट में उसका नाम था। सिर्फ एक चयन नहीं, ये 5 साल की तपस्या का परिणाम था। ये उन तानों की हार थी जो सालों से उसका पीछा कर रहे थे। ये उस विश्वास की जीत थी जो आखिरी सांस तक उसके अंदर जिंदा रहा। आज वो सिर्फ एक सरकारी अफसर नहीं है, वो लाखों छात्रों की धड़कन है जो आज भी अपने कमरे के अंदर बंद होकर सपनों और संघर्ष के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक आंदोलन है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक उम्मीद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए युवाओं की आवाज, संघर्ष की पहचान और लाखों अभ्यर्थियों का प्रेरणा स्रोत, वो कैमरे वाला लड़का अशब अहमद अंसारी का। तो अशब भाई, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सीजीएल 2025 की आप तैयारी कर रहे हो, इसकी लोगों को कानों कान खबर नहीं थी। ठीक है, आपके जो दोस्त थे जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं उनको ये लगता था कि आप एकदम इन्फ्लुएंसर बन चुके हो, सेटल हो चुके हो। तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया कि मेरे को बताना नहीं है किसी को या मुझे छुपा के तैयारी करनी है? कोई डर था कि यार अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कैसे फेस करूंगा, क्या जवाब दूंगा लोगों को? नहीं, ये फेस करना और ये सारी चीज़ें तो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो गई थी। एक ये होता है ना कि आदमी जब बार बार विफल होता है तो उसके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो जाती है। फिर उस पर डिस्कशन करना भी ना बुरा लगता है कि क्या ही डिस्कस करोगे कि मेरा नहीं हुआ और उसके 10 क्वेश्चन और होंगे। तो इन सब से बचने से अच्छा है कि भाई जो चल रहा है अभी उसको दिखाओ ही मत, कभी अगर हो जाएगा तो फिर बताया जाएगा। तो मेन रीज़न यही था, क्योंकि बार बार वही बताना कि एक नंबर से नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो सामने वाले को लगेगा झूठ बोल रहा होगा। तो लोगों को लगता है कि बस बहाने मार रहा है, इससे होना धोना कुछ मुझे है नहीं। खुद पहले लगता था ये कोई बता देता था कि 0.25 से नहीं हुआ, 1 नंबर है, मुझे लगा साला झूठ बोल रहा है ये पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा और चल के घर पे ये बता दिया। बट जब मेरे साथ ये हुआ तब वो फील हुआ कि बहुत बुरा लगता है जब ये होता है। क्योंकि एक सिलेक्शन मतलब 20 नंबर 25 नंबर से रह जाना और एक 0.25 से रह जाने में दोनों में फर्क है। बहुत 20-25 नंबर में आपको ये एहसास होता है कि यार कुछ गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है। लेकिन 0.25 में ना फिर वो गलती पता नहीं चल पाती। तो तैयारी का जो वो वाला जोन है ना जिसमें आपको गलती अपनी नहीं पता चल पा रही है, वो सबसे कठिन होता है। जैसे आप सब कुछ सही कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ भी रहे हैं और मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, स्कोर भी आ रहा है, सब आ रहा है, हो नहीं रहा है, तो वो फिर जस्टिफाई कर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं कि कहाँ से हाँ नहीं हो पाता वो। मुझे लगता है ज्यादातर लोग जिनकी तैयारी अच्छी चलती है सबके साथ ये चीज होती है कि कभी एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अपनी गलती ही नहीं पता चल पाए कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल यार, आप सबको बता दूं कि जो टेस्ट बुक सफरनामा का जो एक पूरा प्रोग्राम है जिसके कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुके हैं, तो ये उसी का एक खास एपिसोड, स्पेशल एपिसोड अशब जी के साथ हम लोग शूट कर रहे हैं। और एक और जानकारी कि यार बहुत सारे एपिसोड जो अभी आगे आने वाले हैं वो अशब ने खुद होस्ट किए हैं। अच्छा, टेस्ट बुक सफरनामा पर आप गए हुए थे तो वो एक एक्सपीरियंस मैं आपका जानना चाहूंगा। दूसरा, जब आप कैमरे की अब दूसरी साइड बैठे हो, अभी तक आप लोगों की कहानी जान रहे थे, जो भी उनका स्ट्रगल रहा, जर्नी रही, आज आपको एक मंच मिला है कि आप अपने जीवन भर का जो भी संघर्ष है वो यहाँ पर साझा कर सकते हो, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? नहीं, जैसे पहला तो सफरनामा वाला हो गया कि उससे क्या सीखने को मिला या क्या जाना। जैसे गांव-गांव जाकर बच्चों से बात करना जो सिलेक्टेड हैं या जो सिलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा पता चलती है कि आपको सिर्फ अपना ही संघर्ष नहीं लगेगा। बिल्कुल, एक जैसे हमारा एक माइंडसेट हो जाता है ना, हमको लगता है हम जो कर रहे हैं वही संघर्ष है, बाकी और लोग तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मतलब अपना संघर्ष भी कहीं ना कहीं छोटा लगने लगता है जब हम औरों का संघर्ष जब आप और लोगों से मिलेंगे, उनको देखेंगे कि उस किस कंडीशन में वो पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत सीखने को मिली। और रही बात मंच साझा करने की और ये बातें रखने की, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मतलब मैंने कभी भी इस तरह का कि मैं तैयारी कर रहा हूँ या कोई इमोशनल बातें मैं अपनी वीडियोस में नॉर्मली अवॉइड करता था। क्योंकि एक चीज़ ये भी रहती है कि एक तो मेरा नेचर नहीं है ये सब चीज़ें डिस्कस करने में, मुझे लगता है ठीक है जो फैक्ट की बात कर रहे हैं वही करें। और दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जब आप बहुत लंबे समय तक असफल रहते हैं तो आप बहुत निर्मम हो जाते हैं
आपके अंदर ना इमोशन बहुत ज्यादा बचता नहीं है, किसी चीज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आदत सी हो जाती क्योंकि है फिर। आप अपनी जिंदगी में इतने परेशान रहते हैं, आप खुदे को लेकर एकदम ये रहता है यार कुछ अपना हो नहीं रहा है, दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ना। तो वो चीजें आपके अंदर ही रह जाती हैं। अच्छा, जैसे आप वीडियोस वगैरह बनाते हो अपना शॉर्ट्स वगैरह, तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई खुद का तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर मैं औरों को क्या मोटिवेट करूं, औरों को क्या ज्ञान दूं? मैं कोशिश करता, मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता भी नहीं था। मेरा ये था कि मैं जो बातें बोलता था वो एकदम फैक्ट्स होती थी। हाँ। कि मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता था, कोई विषय है या कोई मुद्दा हुआ तो मैं उस पर वही बातें करता था जो बोलनी चाहिए। और मैं मोटिवेशनल चीजें इस वजह से भी नहीं बोलता था क्योंकि मेरी उतनी क्रेडिबिलिटी, ऐसा नहीं था कि मेरी है ठीक ठाक ऑडियंस है और वो लोग मुझे पसंद भी करते हैं। वो सिर्फ ये रीजन नहीं कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई अब लोग मुझे देखेंगे, मेरे साथ ये नहीं था। मेरी बातों को बहुत सारे लोगों ने देखा, पसंद भी किया। बट एक क्रेडिबिलिटी उसकी होती है जो लड़का सिलेक्टेड हो, और एक क्रेडिबिलिटी उसकी होती है जो सिलेक्टेड नहीं है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब मैं सिलेक्ट ना होने से पहले अगर मैं किसी से कहता कि यार तुम 8 घंटे रोज पढ़ो, तो वो कहता कि अपना खुद किया नहीं है कुछ, चला है हमको ज्ञान देने। लेकिन वही एक सिलेक्टेड बंदा अगर कहे कि 8 घंटा पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी बात में वो वजन रहेगा जो उस वाली बात में नहीं है। सही बात तो है। ये थोड़ा सा चीजें थी कि बिल्कुल अब चेंज हो गई है। अच्छा यार, अभी तक जो आप मुद्दे उठाते थे सिस्टम के खिलाफ, या कोई बॉडी हो गई, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया है ना, कुछ चीजों में डिले हो रहा है, पेपर कैसा आ गया, उन सभी चीजों के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाते थे। अब आप बन चुके हो सरकारी दामाद, ठीक है। अब अगली जो सैलरी है महीने की वो आपको वहीं से मिलने वाली है। तो अब आगे क्या सीन रहने वाला है? क्या अशब अभी भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ युवाओं की जो आवाज है वो अपने चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे रखेगा, या कुछ उसमें बदलाव आने वाला है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है ना कि बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा इसका क्योंकि मैं जो करता था ना वो सही और गलत के बीच में सही बोलता था। और कोई भी सिस्टम होता है ना वो भी बनता इसी वजह से ना कि चीज़ों को सही कर सके। तो अगर आप सही बोल रहे हैं फिर वो अगेंस्ट द सिस्टम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं जब तक भी, मतलब यूट्यूब चैनल मेरा जब तक चलता रहेगा और सारी चीज़ें जब तक रहेंगी, मैं सही ही बोलता रहूँगा। अब सही बोलना अगर अगेंस्ट द सिस्टम है, या मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, तो वो नहीं भी रहेगा। तो मैं तो जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही बोलूँगा। यथार्थ। हाँ, यथार्थवादी चित्रण करना भी चाहिए, क्योंकि समाज जो है ना वो हमारे सोचने से ज़्यादा यथार्थवादी है। वो उतना ही क्रूर है हर चीज़ को लेकर, तो हमें भी उतना ही रहना चाहिए, उसी तरीके से बोलना भी चाहिए। तो मेरा तो वही रहेगा। बहुत बढ़िया है। अच्छा, अशब को अभी लोग एज अ इन्फ्लुएंसर जानते हैं कि भाई यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहा है या मुद्दों पे आवाज उठा रहा है। अब जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो जानना चाहेगी कि अशब एज अ पर्सन कौन है, क्या है, कैसा है, वो आप एक बार बताइए हमारी ऑडियंस को। मैं एज अ पर्सन अगर बताऊं तो मैं बहुत मनहूस टाइप का आदमी हूँ मेरा जो स्कूलिंग है वो यूपी बोर्ड से है, ठीक है। हिंदी मीडियम से हमारा जो स्कूल था, हम लोग बहुत एक वो नहीं होता कि दब्बू टाइप के जो बच्चे होते थे ना, वो रहते थे। हमें स्टेज पे कभी हम गए ही नहीं थे, और ना हमारे स्कूल में उस तरह का कल्चर था कि बहुत ज़्यादा। अभी मैं स्कूल अपने गया था, मैं अभी बताऊं तो मैं 2000 के आसपास स्कूल में इंटर हुआ था, लगभग 25 साल हो गया। तब भी उस स्कूल में एक छोटी सी ऐसे मेज थी, उसी पे खड़े होकर सम्मानित किया जाता था। आज भी वही मेज है उस स्कूल में, और उसमें नीचे 3 ईंट लगाकर उसको थोड़ा सा ऊंचा करके। तो आप सोच लीजिए कि हमारे पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, बट जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं इन सब में थोड़ा सा कम था। तो मेरे लिए यही था, मैं तो, मेरे घर वाले कहते भी थे तुम्हारे तो कोई दोस्त नहीं, शादी में तुम्हारे कौन आएगा ठीक है। बट ये था फिर जब मैं कोटा गया, और जब मैं बीटेक किया, फिर जब मैं यूपीएससी की तैयारी किया, फिर जब मैं इस फील्ड में आया, तो एक तरह से एक शिफ्टिंग हुई, ड्रास्टिक शिफ्टिंग हुई कि चीज़ें बदल गई। मैं अब मुझे एक्सट्रोवर्ट ही कहा जाने लगा, बट हाँ वो मैं पहले नहीं था। एज अ पर्सन मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं एक वसूल परस्त आदमी हूँ। जैसे टाइम का बहुत पाबंद हूँ। अगर मुझसे किसी ने कह दिया 11:45 पे आओ, तो मैं 11:45 पे पहुंच जाता हूँ, 44 पे पहुंच जाऊंगा। या अगर मैं टाइम के लिए वेट भी करना मुझे पसंद नहीं है। तो इन सब चीज़ों का मेरा बहुत अच्छा है। और एक ये सोचता हूँ कि एज अ पर्सन मैं, यार अपनी तारीफ क्या ही करूं मैं ठीक हूँ। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा नहीं हूँ, तारीफ नहीं, हाँ। अपने बारे में जो चीज कुछ बुरी लगती हो, जो आप सुधार करना चाहते हैं। मेरे बारे में जो बुरी लगती है, मैं बहुत आलसी टाइप का इंसान हूँ। मैं उठ के पानी भी पीना पसंद नहीं करता, तो ये मुझे सुधारना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बहुत नवाबियत है, ये नेचर है मेरा बट ये है कि हाँ, इसी वजह से मोटा हो गया हूँ, क्योंकि हिलता डुलता कम हूँ। तो ये थोड़ा सा सुधारना चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ, खाता बहुत हूँ, खाने का बहुत शौकीन हूँ,
तो ये सब चीजें तो थोड़ा जो सुधारना मन करे खाना चाहिए, बाकी नहीं, वो एक पीरियड होता है, वो जवानी वाला पीरियड अब बीत चुका है, अब जो मन करे वो नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बदलना चाहिए मुझे। अच्छा, बचपन से क्या आपने सोचा हुआ था कि आगे जाके क्या बनना है भाई? स्कूल में सबको बच्चों को खड़ा करके पूछा जाता मिडिल है। क्लास फैमिली, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, इनकी ना हॉबी होती है ना एम होता है। ठीक है, हम मिसाल पे काम करते हैं कि हमारे बुआ का लड़का ये बन गया, हम भी यही बनेंगे। ठीक है, आप जैसे हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं, हम क्रिकेट क्यों अच्छा लगता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को? क्योंकि उसमें संसाधन ज्यादा नहीं चाहिए। आप डंडे का भी स्टंप बना के खेलने लगेंगे, बॉल को आप प्लास्टिक वाली भी लाकर खेलने लगेंगे, लेकिन आप किसी भी लोअर मिडिल क्लास वाले को देखेंगे नहीं वो टेबल टेनिस खेल रहा हो। क्यों? क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। तो हॉबी और ये एम कि आप किसी लोअर मिडिल क्लास वाले पूछिएगा जो एरोनॉटिक्स में बीटेक करेगा, बोल ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो सोच भी नहीं पाता। ठीक है, ये सब अमीरों के चोचले हैं। बिल्कुल। तो हमारे ये चोचले नहीं थे, हम तो बस सीधा सीधा ये था कि पढ़ना है। जैसे हमारे यहाँ जब पावर लूम का काम होता है, जब पिताजी पावर लूम का काम करते थे और फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी, उससे पहले का जो फेस था उसमें तो यही था कि पिताजी ये चाहते थे कि ये वाला काम ना करो तुम, क्योंकि उस काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, उस हिसाब से पैसे भी नहीं थे। तो उनका ये था मेरा बेटा ये काम तो नहीं करेगा, कुछ और कर ले, कोई दुकान खोल ले या कुछ और कर ले। और पढ़ते ही हुए ही करना है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं था, जैसे हम लोग स्कूल डेली बेसिस पे जाते थे, कोई बहुत बड़ा एम नहीं था जब तक पिताजी की नौकरी नहीं लगी थी। ये था कि वहीं से 12th करके, वहीं से BA BSc करके, B.Ed करके फिर टीचर बन जाएगा या कहीं पढ़ाने लगेंगे, इस तरह का था। बट हाँ, उनकी सरकारी नौकरी लग गई। फिर मैं कोटा चला गया और चीज़ें काफ़ी बदल गई उस चीज़ से। तो मुझे लगता है कि मेरे जो एम था, कुछ एम नहीं था, कोई एम ही नहीं था वो। कोई एम नहीं? हाँ सही बात है, कोई एम नहीं था, कुछ नहीं बनना ना क्या होता। तो मतलब कि जीवन आपको जहाँ लेके जाता रहा, आप उस डायरेक्शन में एक जाते रहे। हाँ, और मुझे लगता है ना कि अभी तक के अगर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मैं देखूँ ना, तो ज्यादा ना एम बनाना भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने सोचा था ना बीटेक के बाद डायरेक्ट पहले अटेम्प्ट में IAS बनूंगा। ठीक है, और फिर CGL UGL को तो ऐसे देखता था कीड़े मकोड़े की तरह कि ये एग्जाम ये तो मैं यूं निकाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरह का जब आपका माइंडसेट रहेगा ना, और जब इस तरह का आप एम रखेंगे, तो जब सेटबैक होगा ना तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आप बोले अरे यार ये भी नहीं हुआ मुझसे। तो मुझे लगता है कि जो मैंने एम बनाया था कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो जो हुआ है वो बेहतर है। जैसे मैं हमेशा कहता जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे पहले की भी बात अगर आपको बताऊं, मुझे हमेशा लगता था ना, मेरा जब सिलेक्शन नहीं होता था, मैं कभी ऐसे रोने पीटने इस तरह वाला नहीं रोता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मुझे लगता था जो हो रहा है ना वो मेरे लिए बेहतर है, जो भी चीज़ मेरे लिए हो रही है। ऐसा नहीं है मैं बेईमान टाइप का आदमी था, नहीं कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से ईमानदार था। तो मुझे लगता है कि मैं अगर अपना 100% दे रहा हूँ, फिर जो चीज़ें हो रही है वो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर वो मेरे लिए जो कर रहा है वही मेरे लिए सही है, तो मेरे लिए जो हुआ वो मेरे लिए बहुत बेहतर है। और मैं हमेशा से मतलब एक तरह से, जैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काफ़ी बिलीव भी है कि आप जो चाहते हैं थोड़ा बहुत चीज़ें देर सबेर वो होना ही होना है। बिल्कुल, सेल्फ डिटर्मिनेशन आपका बहुत कितना जरूरी ज्यादा है। स्ट्रांग है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसा आपने बोला कि यार मेहनत कर रहे होते हो, आपको खुद पता होता है कि मैंने ईमानदारी से सरकारी अपना नौकरी की मेहनत तैयारी किया या नहीं। किसी भी चीज़ की तैयारी में आपको सिलेक्शन होना ना होना एक अलग चीज़ है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी में ना रिग्रेट नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ा मैंने बहुत था, बट वो था कि उस चीज़ का जस्टिफाई मैं नहीं कर पाता था। लेकिन इस चीज़ का रिग्रेट नहीं था कि अरे यार उस साल थोड़ा और मेहनत कर देते हो जाता, ये वाली चीज़ें नहीं होती थी। अच्छा, वो कभी नहीं होती। जब सिलेक्शन आपका हुआ, हमारे तक भी खबर पहुंची कि भाई अशरफ भाई का जो है फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब हम लोग लग गए ढूंढने में कि मॉक टेस्ट लगाए भी हैं या फिर बस ऐसे टेस्ट बुक करते रहते हैं। तो आपका प्रोफाइल मिला भाई। अब देखो ये वाला ये फोटो यार मैंने DSLR से शूट कराया था, हाथ में टैबलेट लिया हुआ है मैं। वो तो पूरा आया नहीं है। और इसमें मैं 52 किलो का था तब। उस टाइम एकदम फैजल खान वाला जो लुक नहीं था, वो तो गांजा वाजा अगर पीता तो उसी तरह एक बार आप तो मैं दिखा देता हूँ अशरफ भाई का फोटो। अच्छा, उस टाइम था ये बीटेक का टाइम था, इंजीनियर थे, शर्ट वोट खोल के एकदम पूरा प्रॉपर, हाँ, चश्मा वश्मा लगा के। उस टाइम तो फिल्टर उल्टर वाली भी चीजें नहीं थी, तो ऐसे रॉ वीडियो फोटो रहते थे। तो ये तब का आईडी बनाया था, बहुत पुरानी है, मतलब ये ईमेल आईडी से थी, वहां से वो फोटो गया होगा टेक्स्ट बुक पे जब लॉगिन किया। तो अगर मैं आपकी जर्नी में पूछूं क्या रोल रहा टेक्स्ट बुक का और कितना यूजफुल आपको मॉक टेस्ट लगते हैं, और इवन जो अब आगे तैयारी कर रहे हैं बच्चे CGL की या कोई भी एग्जाम हो, किस तरीके से उनको मतलब भरपूर उपयोग वो कर सकें, बेस्ट उनका रिजल्ट टेक्स्ट बुक से उनको मिल सके। मॉक टेस्ट अगर मुझसे कोई एक सिंगल चीज पूछे कि यार एक सिंगल चीज बताओ कि जिससे सिलेक्शन हो जाए, तो मैं उससे कहूंगा रोज एक मॉक टेस्ट दे लो।
कहीं से भी दे लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक इस वजह से अच्छा लगा, टेक्स्ट बुक पर डेटा बहुत ज़्यादा था, बहुत ऑथेंटिक डेटा था कभी कभी, और उसका जो इंटरफेस था ना वो मुझे पसंद था। अब हो सकता है किसी को ना पसंद हो या वो अलग पर्सनल चॉइस हो गई, बट उसमें कुछ चीज़ जैसे मॉक टेस्ट हो गया, जैसे मान लीजिए सीजीएल का हो गया, सीजीएल में बहुत कुछ है। मतलब आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए एक पूरे साइकिल में ना, एक जो 2026 का पेपर है ना, 2026 का पूरा मॉक टेस्ट आप दे नहीं पाएंगे, इतना टेस्ट है, ठीक है। उसमें सीजीएल का मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारा, जितना लगभग फुल मॉक टेस्ट तो मैं जितना भी रहता था सब दे दिया था। और दूसरी चीज सबसे अच्छा जो उसमें था वो था जो सेक्शनल करके बना हुआ था, जैसे जीएस के 20,000 क्वेश्चन है, मैथ्स के 17-18 हज़ार क्वेश्चन है, या इंग्लिश के थे, ये सब मैंने बहुत सॉल्व किया था। मतलब जैसे दो चीजें, जीएस और इंग्लिश का क्या था, मैं रोज रात में लगभग 100 क्वेश्चन क्विज देकर सोता था, यही टेक्स्ट बुक से, इस पे से छोटा छोटा वो, जैसे सीजीएल 2025 का उठा लिया, 2024 का उठा लिया, धीरे 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 ऐसे कवर करता गया। क्योंकि जीएस और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने की तैयारी में अच्छी कर लेंगे, 3 महीने की तैयारी में अच्छी कर लेंगे, ये ना बहुत जीवंत चीज़ है। आपको हर दिन ऐड ऑन होता रहेगा, साल 1.5 साल 2 साल में आपको ऐड ऑन होकर वो चीजें इंप्रूव होती हैं। मैथ्स आप 6 महीने में अच्छी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर डाली अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, बट जीएस और इंग्लिश क्या है ना, इसमें ऐड ऑन होता है, तो वो तभी होगा ना जब आप रोज उससे जुड़े हुए हों। तो मेरे लिए जुड़ने का सबसे अच्छा साधन यही था कि मैं क्विज देता था। तो ये दोनों चीजें अगर आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए और ईमानदारी से कर रहे हैं ना, जैसे यार आप 100 क्वेश्चन आप जीएस का सॉल्व कर लीजिए, 1 साल तक सॉल्व करिए, 36,000 क्वेश्चन हो गए, बहुत बड़ी बात है। 36,000 क्वेश्चन अगर आप एक बार भी देख लिए ना भाई, नया क्वेश्चन नहीं बनता। बिल्कुल। तो ये सब क्विज देने से, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर आप एक बार, ऐसा नहीं कि पहले आते ही क्विज देने लगो या मॉक टेस्ट देने लगो, फिर तो घबराहट हो जाएगी, पहले ही क्विज छोड़ के भाग जाओगे। एक बार आपने कहीं से पढ़ लिया है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट और क्विज वगैरह ये सब ना एकदम जिंदगी का पार्ट बना लेना चाहिए कि भाई ये तो करना ही करना है। तो वो बहुत जरूरी चीज है। मतलब यही एक परसेप्शन है कि यार सिर्फ सिलेबस के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। हाँ, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, एनालिसिस भी उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बावजूद भी कई बार सवाल उठते हैं मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंस के ऊपर, मॉक टेस्ट के सिग्निफिकेंस के ऊपर, कि भाई मॉक टेस्ट ही तो लगाया है, उससे क्या ही हो जाएगा, है ना। आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कंट्रोवर्सी भी हुई कि यार जो मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए सिलेक्शन का। आपका इस पे क्या व्यू है? जहां तक मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस की बात हो गई, जैसे आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, उसके बाद अगर कोई ये कह रहा है कि मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। मतलब जितने भी लोग सिलेक्ट हैं, जितने भी लोग, उसमें से 99% लोग या 100% लोग यही कहेंगे ना कि भाई मॉक टेस्ट में देता था, कहीं से भी दो, बिल्कुल, बट वो देगा जरूर। क्योंकि मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए आपने एक दिन का पढ़ने का शेड्यूल बनाया, आप जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे, 2-2 घंटे के लिए आपने शेड्यूल बनाया हुआ, ठीक है। अब उस दिन क्या हुआ कि और मॉक टेस्ट देने के लिए शेड्यूल बनाया, उस दिन क्या हुआ, आप पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो आपने वो 8 घंटे की पढ़ाई आपकी खराब हो गई। अब मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, आपने मॉक टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, 100 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो आपने जीएस भी देख लिया, रीजनिंग भी देख ली, मैथ भी देख ली, इंग्लिश भी देख ली, तो एक कंप्रिहेंसिव आपकी तैयारी हो गई उस 1-1.5 घंटे में। तो वो बहुत जरूरी है कि आप चारों चीजें देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ ही पढ़ रहे हैं, हफ्ता भर मैथ चल रही है, लेकिन मॉक देने पे क्या होगा कि आप चारों सब्जेक्ट या जो भी जितने भी सब्जेक्ट हो उनसे आप जुड़े रहेंगे डेली बेसिस पे, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, आईएएस बनने का कीड़ा कैसे आया? मतलब पहले तो आपने बताया कि ऐसा सच कोई एम था नहीं, तो आईएएस बनने का कीड़ा, उसके बाद फिर आईएएस छोड़कर ये एसएससी की तैयारी। हाँ, आईएएस बनने का कीड़ा इस वजह से आया क्योंकि जहां से मैं आता हूं वहां पर सरकारी नौकरी या कोई भी ऐसे इस तरह की नौकरी का बहुत ज्यादा क्रेव है, मतलब बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। मेरे साथ क्या था, जब पिताजी की जॉब लगी तो मैं फिर कोटा कोचिंग करने गया, फिर एमयू से बीटेक करने लगा। ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि मुझे अब फैमिली संभालनी है, जो चीज़ें उनके जॉब से पहले थी वो बदल चुकी थी। अब ये था कि पिताजी ठीक ठाक कमा रहे हैं और परिवार चल रहा है बढ़िया और सारी चीज़ें सही चल रही है, तो ये था कि कुछ अब पढ़ने में ठीक था, पढ़ने में हमेशा से ठीक था, तो ये था कि अब जो किया जाए कुछ बड़ा किया जाए। तो बड़े में कई लोगों ने सजेशन दिया, वही मतलब मेरा ये खुद का नहीं था कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे, मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरा कोई एम नहीं था, मेरा ये था बस कुछ कर लेंगे, शादी हो जाएगी, एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। खैर शादी अभी नहीं हुई आते उस पे भी आते हैं अभी थोड़े टाइम बाद। ये हुआ कि उसके बाद जब
कई लोगों ने बताया कि आईएएस की तैयारी कर लो, बढ़िया होती है, तुम टैलेंटेड हो, निकल जाएगा। हाँ। तो मैं कहा ठीक है कर लेते हैं, और फिर मैं आ गया दिल्ली कोचिंग करने। तो दिल्ली में कोचिंग के टाइम ही बहुत सारे लोगों ने फिर समझाया कि एसएससी का जो पेपर होता है ना, उसमें अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और तुम्हारी कोचिंग अभी चली रही है 2 साल, तो तुम एक काम करो ना, फॉर्म भर के इसमें ले लो तुम सिलेक्शन, और उसके बाद तुम जैसे कोचिंग कंप्लीट होगी तुम्हारी पोस्टिंग भी हो जाएगी, एक स्टेबिलिटी भी रहेगी, खाली अटेम्प्ट देना रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कहा दे लेता हूँ। तो मैंने सीजीएल का पहली बार पेपर दिया 2018 वाला, 19 में हुआ था, 19 के जून में हुआ था शायद, ठीक है। तो वो पेपर दिया, प्रीलिम्स में हो गया, प्रीलिम्स में आया स्कोर 172, ठीक है। मेरा डबल एओ और ये सब में क्लियर हो गया। तो मैं तो एकदम वो था कि अरे यार देख रहे हो, इसी वजह से कीड़ा मकोड़ा इस एग्जाम को कहता था, पहले भाई 172 मार दिया। फिर क्या हुआ कि मेंस भी दिया, तो मेंस में भी ठीक ठाक स्कोर आ गया, और उस टाइम टियर 3 होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था। डिस्क्रिप्टिव में ये था, मैं यूपीएससी की तैयारी किया हुआ था, तो मेरी नॉलेज ठीक ठाक थी, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा डिस्क्रिप्टिव में मैं हिंदी में लिखूंगा। तो हमने एक ग्रुप बनाया टेलीग्राम पर 15-20 लोगों का, उनको मैं गाइड करता था, बताता था, मतलब चेक करता था उनकी कॉपी, क्योंकि मेरा आंसर जैसे हमने किसी टॉपिक पे लिखा तो वो मॉडल आंसर रहता था, वही से सब लोग मैच करते कि यार देखो ऐसे लिखना है। तो मुझे लगता था 100 में 80 से कम बेईमानी अगर आ गया, ठीक है, उससे कम तो मैं जोड़ भी नहीं रहा था, मतलब 80 प्लस ही 90 भी आ सकता है, इतना मैं सोच रहा था टियर 3 में। तो ठीक है दिया हुआ। फाइनल जब रिजल्ट आया ना, तो उसमें मेरा आया 62 नंबर, उस 15 में सबसे कम मेरा था, ठीक है। कोई 75 लाया, कोई 76 लाया। तो मुझे लगा यार अगर उसमें 80 आ जाता तो मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाता, ठीक है। फिर भी ये था कि 62 पे भी मेरा ये था कि मैं बन जाऊंगा। 528.2 मार्क्स थे उस टाइम, इसी के आसपास थे। और उससे पहले जो एसएससी की कट ऑफ गई थी, लास्ट कट ऑफ जो थी वो 510 के आसपास थी। तो मुझे लगा 18 नंबर अभी भी ज्यादा है, मुझे लगा हो जाएगा। तो और उस टाइम फिर क्या हुआ, कोविड आ गया 2020 में, तो रिजल्ट को लेकर बहुत डिले था। 2021 में रिजल्ट आया, तो वहां पर पहली बार ये हुआ कि विफलता मिली। अच्छा, वो मैं एक ट्रांजिशन भी जानना चाहूंगा। जब आपने बताया कि पिताजी पहले पावरलूम इंडस्ट्री में काम करते थे, तो वो एक दौर रहा होगा, फेज रहा होगा आपकी लाइफ में। उसके बाद फिर क्या क्या बदलाव आए जब पिताजी की सरकारी नौकरी लग गई? यार पिताजी की सरकारी नौकरी लगने पर क्या हुआ, पहले सबसे बड़ी चीज हुई कि जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड था, जैसे 11th-12th में मुझे याद है कि पिताजी की नौकरी लगी, 12th में मैं था तब उनकी जॉब लगी है। 11th में मेरे पास किताब नहीं थी, मतलब मैं अपने दोस्तों से मांगो के, क्योंकि उस टाइम यूपी बोर्ड की जो किताबें होती थी 8-8, 900 रुपए की मोटी मोटी किताबें होती थी और बहुत महंगी मिलती थी। तो मैं अपने दोस्तों से मांगो के पढ़ता, मतलब उस तरह के हालात नहीं थे। खैर ये चीज मैं बार बार वो अब गरीबी दिखाकर ना अपनी नौकरी का बहुत ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना चाहता, बट ये है कि वो फेस था वो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे ही साथ बहुत हुआ या बहुत सारे लोग हैं उससे भी खराब कंडीशन में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, बट वो मेरे साथ था। नौकरी लगने से पिताजी की ये हुआ कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिल गई, बहुत अच्छी एजुकेशन, मतलब जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं लगभग मैंने हर जगह से पढ़ा, हर जगह गया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव था। और एक चीज़ है ना कि सरकारी नौकरी लगने से एक लोअर मिडिल क्लास से हम लोग मिडिल क्लास में आ गए। हम लोग ना हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। अभी जैसे हमने नया सोफ़ा लगवाया था, अच्छा ठीक है, अब वो भाई सोफ़ा में हम लोग रोज जाकर चाय पीते हैं बैठ के कि सोफ़ा लगा हुआ है। वो हम लोगों के लिए हर चीज़ ना एकदम ड्रीम है। जैसे हमारे यहाँ अगर कुछ नई चीज़ आ जा रही है ना, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वो सेलिब्रेट इस वजह से करते हैं क्योंकि वो हम कभी सोचे नहीं थे कि अगर पिताजी लूम में रहते तो वो चीज़ हम कभी अचीव ही ना कर पाते। तो वो अगर हम अचीव कर रहे हैं तो वो सेलिब्रेशन की तरह लगता है। तो वो उनकी नौकरी की वजह से हुआ। अच्छा, वो कौन सा किस्सा था जब पिताजी ने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया था कि? हाँ, ये था 2023 वाला, जब मेरा नहीं हुआ था 2023 में। उस टाइम 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब मुझे 300 नंबर मेरा था, 301 कट ऑफ गई थी और एक क्वेश्चन कम भी गलत होता तब भी सिलेक्शन हो जाता। तो एक ये रहता ना, जिसे नॉर्थ बेल्ट जो है, हिंदी बेल्ट, इसमें पिता पुत्र का जो रिलेशन होता है ना, ऐसा नहीं इज्जत नहीं, सारी चीजें होती हैं, बट एक अप्रत्यक्ष रूप होता है उसमें कि आप डायरेक्ट कुछ नहीं कहते। आप अपनी बातें पिताजी से नहीं, जबकि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया मतलब वो है, माहौल है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं या बहुत रिजिड हैं। बहुत रिजिड होते तो मैं वीडियो कभी बना ही ना पाता। तो ये था कि उस समय मैंने अम्मी को ही बताता था जब भी रिजल्ट आता था कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, पिताजी भी मतलब उतने ही अप्रत्यक्ष थे कि वो भी डायरेक्ट कभी नहीं कहे। तो उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम घबराओ मत, तुम पढ़ते रहो और
हम लोग का पूरा सपोर्ट तुम्हें है। और वो चीज़ सपोर्ट उनका हमेशा से था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि कर क्या रहे हो, या कभी नहीं कहा कि पढ़ाई में कुछ तुम गलत कर रहे हो, ये ना करो वो ना करो, कुछ नहीं, एकदम ब्लाइंड बिलीफ था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ब्लाइंड बिलीफ बहुत कम है आज के टाइम पे, कि ऐसा कि मेरा लड़का जो करेगा सही ही करेगा, ये चीज़ें बहुत कम है आज के टाइम पे, बट वो हमारे साथ थी। तो वो मैसेज उनका आज भी मैं मतलब अभी उनका मैसेज का वो फिर फॉरवर्ड किए थे 3 महीने पहले जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर वही वाला मैसेज दिखाए थे कि अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा। तो वो चीज़ बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आपको पीछे कोई खड़ा है, परिवार ही सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वो आपके साथ खड़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता नहीं, समाज उमाज क्या कहता है वो तो कुछ भी करते रहेंगे, कहेगा ही, मुझे समाज उमाज से बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका परिवार अब यही कह देना कि क्या कर रहे हो तो वो बुरा लगेगा, बट मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। अच्छा, पिताजी का वो मैसेज आया, कुछ रिप्लाई आपने किया होगा उस पे? मैंने कहा कि मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा, और बहुत ज्यादा बोल भी नहीं पाते ना कि क्या ही बोले, मतलब एक ये भी होता है ना कि यार सामने वाला भी बहुत उम्मीद लगाया हुआ है, उसको भी वो भी दुख में है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ जितना दुख में मैं हूँ वो भी है। तो फिर वहां पर तो मैंने यही कहा था कि निकालूंगा जरूर नौकरी। अभी कुछ बोलना चाहोगे पिताजी को? अब तो सिलेक्शन हो गया है। यार पिताजी को खैर उनको तो मैं तो यही कहता था कि जैसे आप उनसे पूछते रहते थे, मैंने अपनी वीडियोस में भी कई बार कहा कि मास्टर साहब का लड़का क्या करता है। तो मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मास्टर साहब का लड़का अब नौकरी करने लगा है। तो उनके लिए यही है कि जो कर दिया भाई वो बहुत रेयर चीज़ है, और जितने लंबे समय तक किया वो बहुत रेयर है। क्योंकि मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम उम्र में जॉब करने लगे, प्राइवेट ही करने लगे, कुछ और करने लगे, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला, बट मुझे मिला। तो अगर ना मिलता तो शायद मैं ना कर पाता। अच्छा, अम्मी की बात मैं करूं तो उन्होंने शादियों में, फंक्शंस में जाना छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं लोग उनको बोलते थे कि भाई तुम्हारा बेटा, मतलब मजाक उड़ाते थे कि, है ना? एक क्वेश्चन होता है ना कि क्या करता है लड़का। और आप अगर ये बताएं मेरा लड़का वीडियो बनाता है, ये जिस तरह की सोसाइटी से हम लोग आते हैं ना, बहुत अनकन्वेंशनल बात है बिल्कुल कि ये कर क्या रहा है। क्योंकि एक तो एकदम नई चीज है और उसमें भी गलत चीज है, नई के साथ गलत भी उसका एक तमगा लगा हुआ है। तो वो बताना बहुत कठिन हो जाता था। तो वो कभी कभी झूठ भी बोल रहे थे कि हाँ इसे नौकरी कर रहा है दिल्ली में। सही है। अच्छा, तो यार अभी तो फाइनल सिलेक्शन हो चुका है ना? ऑफिस सुपरिटेंडेंट। जी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इतनी कठिन है, मैं तो बोल भी नहीं पाता था। मैं भी नहीं बोल पा रहा हूं। प्रैक्टिस किया मैंने, फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, स्पेलिंग मत पूछ लीजिएगा नहीं तो ठीक है। तो मैं तो बताने लगा इनकम टैक्स में हुआ, ये बताओ ही मत। क्योंकि फिर बताओ तो पूछेंगे कि करता क्या है और ये सब। तो मैं कहा इनकम टैक्स, खाली ये बताओ। इनकम टैक्स, लड़का इनकम टैक्स में हो गया मास्टर जी का। अच्छा, तो वो जो रिजल्ट हुआ, क्योंकि एक लिस्ट पहले आ चुकी थी, उसके बाद ये लिस्ट आई है, तो उसके बाद तो कोई उम्मीद होगी नहीं कि आ सकता है। नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। जब ये लिस्ट आई, पूरा रिजल्ट वाला जो भी सीन था कि यार कैसे आपको पता चला रिजल्ट के बारे में, उसके बाद जब आपने बताया अपने घर में, तो वो पूरा मोमेंट क्या था? यार वो मोमेंट ना बहुत इमोशनल मोमेंट था। जैसे नॉर्मली मैं ये सब चीज़ मैं शूट भी कर सकता था, कैमरा लगा सकता था, बट मैं नहीं करता। मुझे लगता है ना, मुझे इमोशन नहीं बेचना चाहिए। तो वो चीज़, वो वीडियो डाल देता तो कई करोड़ व्यूज़ चले जाते, करोड़ में जाते, मतलब इतना रॉ फुटेज थी। लेकिन मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ें ना सही नहीं है कि आप अपने इमोशन बेच रहे हैं, इमोशन दिखा रहे हैं, क्योंकि वो रॉ चीज़ें हैं यार। वो आदमी, मैं तो एकदम मतलब मैं फ़ोन पे ही था, और जब लिस्ट देखी तो अब्बू मेरे बाहर निकले हुए थे और अम्मी यहीं किचन में ही थी। तो मैंने पहले अम्मी से कहा अब्बू कहाँ हैं, तो अब्बू चिल्ला रहा था कि कहाँ। मुझे लगा कि यहीं आसपास कहीं होंगे, तो अम्मी यहीं कहीं निकले हैं अभी। उसके बाद मैं अम्मी से बताया कि हो गया है, तो अम्मी रोने लगी। फिर अब्बू को ढूंढ के मतलब खोज रहा था, तो कहीं ऊपर चले गए, तो वो गमला वमला लगाए हुए हैं सब, उसमें पानी नहीं डालने। तो फिर उनको बताया, तो वो तो बहुत खुश हुए। मतलब अब मेरे लिए ये तो, मैं तो रो रहा था मैं, जबकि बहुत बताया ना निर्मम टाइप का, क्रूर टाइप। आपने बताया कि संवेदना एकदम मर चुकी है। तो भाई मैं बहुत दिनों बाद इतना रोया था, और ये लग रहा था कि अब हर चीज जस्टिफाइड है, अब बताया जा सकता है। तो वो चीज होती है यार, वो बहुत रॉ चीज थी, और शायद मेरी जिंदगी का सबसे तगड़ा मोमेंट था वो। और इवन आपने भी अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए। मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि ये लोग गैस करें कि भाई अशरफ भाई ने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कितने लगाए होंगे। एक ओवरऑल नंबर भी आप लोग बता सकते हो, बाकी एसएससी के पर्टिकुलर इन्होंने कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? आई थिंक 1500। अच्छा, और कोई? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2000 प्लस तो रहे ही होंगे। ओके, 12 to 13। अच्छा, 2000 प्लस। तो 2000 प्लस।
तो यार बिल्कुल मतलब 2000 से भी ज़्यादा अर्षभ भाई ने मॉक टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पे लगा रखे हैं। और यार एसएससी स्पेसिफिक में बात करूं 1240 मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है। और यार मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई बता सकता है टेस्ट बुक मॉक्स के बारे में, अगर मैं रेलेवेंसी की बात करूं या इंटरफेस के बारे में मैं बात करूं। एंड इवन आपने जो सीजीएल की स्ट्रेटजी वीडियो बताई उसमें भी आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया है कि कैसे आपको करना है, इवन टेस्ट बुक का भी आपने उसमें बताया। तो मैं उसी पे बात करना चाहूँगा कि कितना रेलेवेंट आपको मॉक टेस्ट लगते हैं। बाकी इंटरफेस के बारे में बात करूँ या फिर कमीशन की साइड से कुछ भी अगर चेंज हो रहा है इंटरफेस में तो वो तुरंत टेक्स्ट बुक पर आ जाता है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। यार ये तो बहुत अच्छा है। जैसे मुझे इंटरफेस इस वजह से अच्छा लगता था क्योंकि उसमें लैगिंग नहीं थी, कि ऐसा नहीं है कि कुछ ओपन कर रहे हो खुल ही नहीं रहा है। हाँ। दूसरी चीज़ क्या थी, रिलेवेंसी की जो बात है, रिलेवेंट बहुत है क्योंकि टेक्स्ट बुक के पास डेटा बहुत है। जिसके पास डेटा रहेगा उसके रिलेवेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वही जो एग्जाम का पैटर्न निकलता है कहाँ से निकल रहा है, वो उसी डेटा से निकल रहा है। तो अगर किसी के पास वो डेटा है और उसको सही से मॉनिटर कर रहा है तो वो दिखने लगेगा। तो जैसे टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट देते थे उसमें कुछ तो कभी कभी बहुत आसान आ गया या कुछ कभी बहुत कठिन आ गया, बट ये रहता था कि परसेंटाइल हम लोग गौर करते थे कि अगर 90+ परसेंटाइल आ रहा है तो वो बढ़िया है। तो अगर कोई भी टेक्स्ट बुक से या मॉक दे रहा है और इस तरह कोई भी क्विज भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, हाँ, परसेंटाइल देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि आपका नंबर भले कम आए हो, परसेंटाइल हो सकता है बहुत अच्छा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नंबर कम आए हो। बिल्कुल। तो ये चीज के मामले में एक तो उनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता था। हाँ। एनालिसिस में सबसे जरूरी ये था कि आपको पता चल जाता था किसमें कितना क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक कमजोर मजबूत, ये सब पता चल जाता था। तो ये सब चीजें बढ़िया थी। अच्छा, आप कैसे एनालिसिस करते थे? यार मेरा एनालिसिस करने का तरीका ये था कि मैं मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने एक नोट्स बनाई हुई थी। मैं उस नोट्स में उस क्वेश्चन को नोट कर लेता था कि ये, या अगर कोई जीएस का टॉपिक है तो उसको नोट कर लेता था, और या तो स्टिकी नोट्स के सामने टॉपिक नोट कर दिया कि भाई जीएस में ये तो पढ़ ही लेना है। तो जीएस में फायदा इस वजह से होता था क्योंकि जीएस में 2 तरीके से हम लोग पढ़ते थे, मतलब मैं 2 तरीके से पढ़ता था। एक तो मेरा रेगुलर चल ही रहा है कि मान लो मैं आज हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री चल रहा है, हाँ। या एक हफ्ते बाद ज्योग्राफी पढ़ूंगा, जो भी रहता है। जब आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस से उस टॉपिक को नोट करके फिर उसको पढ़ते हैं तो 2 बार हो जाता है वो, कि आप मान लीजिए आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन आप फंस गए हैं किसी बायो के क्वेश्चन में, वो टॉपिक आज आपने पढ़ लिया, फिर 3 हफ्ते बाद वो बायो आएगा, फिर आपने वो चीजें पढ़ ली। तो इससे क्या रहता था ना कि चीजों को रिकॉल करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती थी। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल था। एनालिसिस बहुत जरूरी, मॉक टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे मॉक टेस्ट दे रहे हैं यार, बहुत आसान चीज है। आप 1 घंटे बैठ लिया, आपको लगेगा पहाड़ तोड़ दिया, ऐसा नहीं। बच्चा समझता है कि भाई मॉक टेस्ट लगा लिए, चिल है, सबसे जरूरी चीज है ना तैयारी के दौरान इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है कि आप इम्प्रूव कितना कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, और मॉक टेस्ट देकर नहीं इम्प्रूवमेंट होता, मॉक टेस्ट एनालिसिस करके इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो बहुत जरूरी है, आपको करना ही करना है। भले आप मॉक टेस्ट रोज ना दीजिए, बट एनालिसिस करने के बाद ही दीजिए। बिल्कुल। आप मान लीजिए एनालिसिस नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं अगले मॉक पे चले जाता हूँ, ये गलत चीज है, क्योंकि इससे आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि आखिर गलती में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ। तो अच्छा, एनालिसिस में एक पार्ट तो ये है कि आपने कहाँ गलतियां की, कौन सा आपको स्किप करना चाहिए था। दूसरा पार्ट है सॉल्यूशन। तो जैसे किसी बच्चे ने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा लिया, अब वो उसका एनालिसिस कर रहा है, अब सॉल्यूशन जो है टेक्स्ट बुक की वो कितना हेल्पफुल है? यार सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, खासतौर से जीएस और इंग्लिश के जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जीएस में मान लीजिए आपका कोई हिस्ट्री का ही कोई क्वेश्चन है कि गांधी जी से रिलेटेड है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, या उससे रिलेटेड या असहयोग आंदोलन से, तो उस टॉपिक के बारे में इतना कुछ दिया रहता था कि अगर जैसे मैं जीएस की क्विज इसी वजह से देता था क्योंकि फिर पढ़ना नहीं पड़ता था। क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ, आपने नीचे से पढ़ लिया, 8-10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए, तो एक एड ऑन ज्यादा होता रहता था। तो इस तरह के सॉल्यूशन से आदमी को ना, मतलब एक थ्योरी पढ़ने वाली जो चीजें हैं वो कम हो जाती है कि आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें थोड़ा सा कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बुक की रिलेवेंसी कम हो गई, बट आपकी एक तैयारी के बाद चीजों को आप ये चाहते हैं ना कि एक ही जगह पर सब अवेलेबल हो जाए, उस चीज के लिए ये बहुत अच्छा था। इस जो इन्फ्लुएंसर वाली जो आपकी जर्नी है, इसकी शुरुआत कैसी हुई? मतलब क्या इन्फ्लुएंसर वाली शुरुआत वही 2021 में जब ये विफलता मिली थी एसएससी सीजीएल वाली, उसी टाइम कोविड की 2nd वेव चल रही थी। तभी मैंने ये सब ट्राई किया था कि लाओ करके देखते हैं कुछ। क्योंकि उससे पहले एक स्टैंड अप ऐसे किया था रैंडमली, तो उसकी एक क्लिप उस टाइम वायरल हो गई थी। तो फिर मुझे किसी ने सजेशन दिया कि तुम अभी फालतू ही हो, यही करके देख लो कुछ। तो मैं घर भी था और ऐसे टूटा हुआ भी था एकदम, तो मैं कहा चलो कुछ नया करते हैं। तो मैं कहा कि अगर नहीं कोई देखेगा या कुछ ऐसा बेइज्जती होगी तो बंद कर दिया जाएगा 1 हफ्ते में। फिर उसके बाद वो 1 हफ्ता अभी तक हुआ नहीं बंद नहीं हुई चीजें चल रही है वो वैसे ही। तो वहीं पे स्टार्ट। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि एक क्लिप आपकी वायरल हुई, मजे में आपने मजे शुरू कर दिया। लेकिन जब आप इतने सारे बच्चों की आवाज
बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप फेमस हो रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे आपसे जुड़ रहे हैं, आप उनकी आवाज भी उठा रहे हो। सही बात। तो मन में क्या थॉट रहता था, क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि मुझे इन बच्चों की आवाज उठानी है या फिर मुझे व्यूज के लिए ये सब करना है? नहीं, मैंने व्यूज के लिए कभी नहीं किया। जैसे मेरे चैनल पे अगर 2500 वीडियो होगी तो 2500 में से बहुत रेयर होगा, एक 0.1% कह सकता हूँ, या हो सकता है किसी वीडियो में, मैंने किसी वीडियो में आज तक नहीं कहा है कि मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मेरी बात सुने, मुझे देखें। सब्सक्राइब करना ये सब बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं, और बढ़े ना बढ़े कोई बात नहीं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ और उस बात में अगर कोई ऑथेंटिसिटी की कमी रह रही है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी, बहुत शर्म की बात है। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता कि मैं वही बातें बोलूँ जो मैं जस्टिफाई कर पाऊँ। तो मैंने जब स्टूडेंट लाइफ पे बात करना, उनके स्ट्रगल पे बात करना स्टार्ट किया, तो मेरा सिर्फ एक टारगेट था कि जब मैं बोलूं तो सामने वाले को ये लगे कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही बोलता। तो मेरा सिर्फ यही, आज भी वही है। बहुत बार लोग मैसेज भी करते हैं, यार कि तुम इतना ऑथेंटिक कैसे बता लेते हो, तुम तो पेपर भी नहीं दिए हो। हाँ। वो इसी वजह से क्योंकि मैं उस जोन में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सामने वाले को क्या फील होता है, किस तरह से फील होता है, तो मैं उनकी फीलिंग समझता हूँ। बिल्कुल, मतलब कैमरे के सामने जो अशाब है वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं, पीछे कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट भी रहा हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो समझता जर्नी है। आप नहीं जिए रहेंगे तो कहाँ से जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे कभी। सही बात वो है। या तो फिर आप एक्टिंग कर रहे हैं, बट मैं एक्टिंग नहीं करता था, मुझे पता था कि मगर हम लोग भी देखते हैं जब आपका वीडियो एकदम अलग अंदाज है कि भाई एसएससी को फोन ढूंढ दिया, कभी किसी को फोन ढूंढ दिया, कभी टेक्स्ट बुक को फोन लगाया जा रहा है, और हमने भी कोशिश की कि आप जैसे कुछ वीडियोस हम निकाल सकें, काफी अच्छा भी चले। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा कि जब किसी मुद्दे पे आप आवाज उठाते हो, कोई बॉडी हो, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, या फिर कोई टीचर हो, ठीक है, सही को आप सही बताते हो, यथार्थ को आप यथार्थ बताते हो, कभी कुछ आया हो कि भाई ये वीडियो हटा दे, या कुछ ब्लैकमेल टाइप की चीजें आपके साथ कभी हुई हो? प्रॉपर ये सब कोई नहीं करता, क्योंकि उसको पता है। तो ये देखो, ये सब आदमी तब करेगा ना जब कोई ऐसा निगेटिव चीज मेरे अंदर हो कि इसको इस बात से दबाया जा सकता है या परेशान किया जा सकता है। मेरे पास बहुत बड़ी ऑडियंस थी, मेरे ठीक ठाक कनेक्शंस भी हैं, तो ऐसा कोई इस तरह की धमकी उमकी वाली ये सब चीज़ कभी नहीं हुई, कभी होगी भी नहीं ये सब। तो वो बहुत रेयर, मतलब कोई कभी नहीं किया। ज़्यादातर टीचर्स से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। हाँ। या कंडक्टिंग बॉडीज जो है वहाँ के भी जो ऑफिशियल्स हैं वो सब भी मुझे जानते हैं, तो सबको मज़ा आता है। उनको लगता है कि कोई तो कॉमिक वे में बातें कर रहा है, और वो एक लाइट नोट पे होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देता हूँ, एकदम इस तरह का नहीं करता। मैं वही बातें करता हूँ जो करनी चाहिए। ऐसा फालतू की बात नहीं करता। अभी तक इतनी वीडियो बनाई, कभी कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि बहुत तोल कर बातें बोली, कोई भी ऐसी फालतू बात नहीं बोली। क्योंकि हमारा कंसर्न ये है कि यार कोई अगर मुद्दा है वो मुद्दा हाईलाइट हो जाए। हमें कौन सा नेता थोड़े बनना है, हमें सांसदी थोड़े लड़नी है। उस मुद्दे को अपनी जगह एक मिल जाए, बस लोगों तक पहुंच जाए, लोग जान जाए, बस यही हमारा काम है। जो रिजल्ट आपका आया था, वीडियो आपने डाला, भर भर के कमेंट्स आए सबके, सारे टीचर्स के, सारे प्लेटफॉर्म्स के, है ना। लेकिन उससे पहले कई बार ये भी होता होगा कि कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स भी आपके वीडियो पे बहुत सारे आते होंगे, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से चीजों में बदलाव आया? देखिए, मैं नेगेटिव कमेंट्स पे पहली बात कभी रिप्लाई नहीं करता था ज्यादातर, बट पढ़ता सब था। एक टाइम के बाद शुरुआत में क्या था, शुरुआत में बुरा लगता था कि यार कैसे बोल दिया मुझको, अभी बताता हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कितनों को बताऊंगा, रोज 50 कमेंट 100 कमेंट आ रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे मैं आदी हो गया उस चीज का। लेकिन फर्क तब पड़ता है ना जब आपके कोई जानने वाला कुछ बोल देगा, तब आपको दिक्कत होने लगती है, तब बुरा लग जाएगा ज्यादा। एक रैंडम पर्सन कोई आकर ऑनलाइन बोल रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको पता है कि आप किसी मोहल्ले में गए, कोई आपसे मिला और वो आपको कुछ ऐसे बुरा बोल दिया, तब लगेगा कि यार ऐसे कैसे बोल दिया। वो चीजें बुरे लगती थी, वो अभी भी लगती हैं, वो ह्यूमन नेचर ही है। कोई आपको जानने वाला, आपको कोई दोस्त या कोई भी आपको अगर बुरा बोलेगा तो वो तकलीफ होगी। अच्छा, मैं बहुत स्पेसिफिक अगर बात करूं, जो कमेंट आते हैं कि ये दलाल है, ये बिक चुका है, इसने पैसे लिए हैं, उन चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात ना, मेरी जो ऑडियंस है ना बहुत ऑथेंटिक ऑडियंस है। बहुत कम ही लोग हैं जो ये सब मुझे बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये जो बोलता है ना वो सही बोलता है। और वो क्रेडिबिलिटी मैंने ना 5 साल में बहुत बनाई हुई भी है कि मैं कभी भी किसी फालतू चीज को नहीं बोलता या किसी भी चीज को ऐसा ओवर हाइप नहीं कर देता। तो ये सब चीजें मैंने अपनी बनाई हुई, तो मेरी ऑडियंस को भी ये पता है कि ये अगर बोल रहा है तो ये बातें सही होगी। जैसे कई बार ऐसी होती है कि वीडियो जब मैं बनाता हूँ, जब मैं रिव्यू देता हूँ पेपर्स का, वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। अगर मैं वीडियो 2 घंटे लेट कर दूं तो मैसेजेस आने लगेंगे कि अभी तक आपकी वीडियो क्यों नहीं आई। तो वो इस वजह से, क्योंकि मैंने वो कमाया है, तो मुझे फिर वो छोटे छोटे कमेंट्स जो ये सब रहते थे, वो मैं कुछ भी करूंगा उस तरह के कमेंट आएंगे तो उनसे मुझे बहुत फर्क नहीं सही है। जब आप काम कर रहे थे, पॉपुलैरिटी आपको मिलती जा रही थी, तो एक आपकी ऑडियंस बिल्ड हो रही है, और इसके चलते फिर बहुत सारे ब्रांड्स, प्लेटफॉर्म्स या एप्स आपको कनेक्ट करते हैं कि भाई
हमारा प्रमोशन कर दो या ये कर दो, तो कभी ऐसा रहा कि कुछ प्रमोशन आपने मना किया हो कि नहीं ये चीज तो मैं तो ज्यादातर नहीं प्रमोशन advertise मना कर करूंगा? देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वही चीजें बताऊं जो ऑथेंटिक हो। मैं कभी भी, पहली बात तो मैं बेटिंग साइट्स वगैरह इन सब का कभी प्रमोशन नहीं किया, जबकि उसमें पैसा बहुत था। तो ऐसा कोई ऑफर आपके पास बहुत आया बार हुआ आता था, हमेशा अच्छा। आता था। तो मैंने उसको मना इस वजह से कर देता था क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था ना कि जिसकी वजह से कोई सामने वाला नुकसान झेले। पढ़ाई लिखाई वाला भी प्रमोशन जो करता था तो उसमें भी ऑथेंटिक ही करता था, ऐसा नहीं कि जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ कुछ भी ऐसे अगर बता दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा, सिर्फ इस वजह से नहीं करता था। मुझे ये लगता था कि मैं अगर किसी चीज़ का प्रमोशन भी कर रहा हूँ और सामने वाला ये क्रेडिबिलिटी रखता है कि यार वो ये साहब बोल रहा है तो ये सही बोल रहा होगा, तो उसका नुकसान ना हो। वो अगर कुछ पढ़ रहा है मेरे रेफरेंस पे या मेरे कहने पर तो उसका फायदा ही होना चाहिए। तो मैं बहुत लिमिटेड ये सब चीजें करता था और मुझे लगता था कि मेरे जो जैसे एक मंटो का वो कोट है वो मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूं मगर इस ज़मीर का क्या करूं। तो मैं आंख बंद करके उस आंख तो बंद कर ले सकता था बट ज़मीर का नहीं बंद कर सकता था। तो वो जिंदा था और वो हमेशा रहेगा। मतलब कोशिश यही रहेगी कि वो हमेशा रहे। ज़रूरी भी है क्योंकि यार देखो आज के टाइम पे ना पैसा बहुत है लोगों के पास लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुझे मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत पसंद है और वो मैं बना ही रखूंगा। और रिजल्ट के बाद तो बहुत ज्यादा बदलाव रिजल्ट आ के गया। बाद तो काफी चीजें बदल गई क्योंकि एक हमारी जो सोसाइटी उसमें ये वाला परसेप्शन है ना कि सरकारी नौकरी जो पा गया वही सब कुछ है। ऐसा नहीं है भाई, मैं तो वही हूँ। हाँ। मैं तो रिवाइज रिजल्ट में हुआ हूँ। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत टैलेंटेड हूँ या कोई बहुत बड़ी पोस्ट ले ली है या कोई बहुत बड़ा एग्जाम ले लिया है निकाल दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, लोगों को लगता है कि इसने कुछ खतरनाक ही कर दिया है। मुझे नहीं ऐसा लगता क्योंकि मुझे लगता है मैं ये बहुत पहले कर सकता था, नहीं हुआ। बट ये है कि जब हुआ, जिस समय हुआ उसकी हाइप बहुत बन गई। मुझे नहीं पसंद है ये सब इतना ग्लोरीफाई करना और ये सारी कहीं हो सकता है रैंक 1 वाला भी सोच रहा होगा कि भाई रैंक 1 वो लाके तो कर मुझे रहा होगा मुझको कि सारा लाइमलाइट तो यही लेकर चला गया। रैंक 1 वाले को उतना लाइमलाइट है कि रैंक 1 से 10 तक को भी इतना वही चीज हाइप नहीं मिला होगा जितना आपको मिला। और ऐसा भी नहीं कोई मैंने बहुत टॉप की पोस्ट ले ली है, बट हाँ ठीक है, डिसेंट पोस्ट है। हाँ। नौकरी लग गई तो लोगों ने हाइप किया, मैंने नहीं। मैं कभी नहीं कहा कि मैं बहुत तगड़ा कुछ मैंने क्रांति ला दी है एकदम, ऐसा कभी नहीं कहा, ना कभी कहूंगा। हाँ ठीक है, हो गया सिलेक्शन, मेहनत किया हुआ था बट नहीं हो रहा था, हो गया है, बस यही इतना है। अच्छा, जो आपका काम है इन्फ्लुएंसिंग वाला और साथ में तैयारी, हाँ ठीक है, या बहुत सारे एस्पिरेंट जो कुछ ना कुछ काम अपना करते रहते हैं कि भाई घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो कैसे चीजों को बैलेंस किया जाए? यार मेरे लिए क्या था ना, जैसे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ उन लोगों से जो जॉब करते हुए तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बट सरकारी नौकरी निकाल देते हैं। तो मुझे लगता था कोई बंदा अगर 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करने के बाद भी सरकारी नौकरी ले रहा है तो भाई मैं आधे घंटे 1 घंटे देकर क्यों नहीं सरकारी नौकरी ले सकता या क्यों नहीं पढ़ सकता। तो वो फिर ना मेरे लिए इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब ना रील स्क्रॉल करने के लिए नहीं था। मैं तो बस अपना कंटेंट एक काम की तरह था मेरे लिए कि भाई ये काम है, आज कोई टॉपिक आया मुझे उस पर वीडियो बनानी, ये मेरा काम है। बिल्कुल। तो काम की तरह मैं उसको देखता था, ऐसा नहीं था कि देख रहा हूँ 5 घंटा रील ही देख रहा हूँ, ऐसा नहीं करता था। नॉर्मली मतलब यूज करता था बट इतना नहीं करता था। तो ये रोल था मेरे लाइफ में। नेक्स्ट सेगमेंट पे अपन लोग बढ़ते हैं। हमारे ऑडियंस के पास भी कोई सवाल है आपके लिए? यार काफी पॉपुलर हूँ, ये सभी लोग आपको जानते हैं, तो मन में सवाल आ ही जाता है कि यार अशरफ भाई टेक्स्ट बुक ऑफिस आएंगे तो ये सवाल मैं उनसे जरूर पूछूंगा। तो वो वाला सेगमेंट शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हसन भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि सफलता, बचपन से ही हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमसे यही कहते आए हैं आप एक चीज़ के पीछे पड़े रहो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब आपकी जर्नी पे आते हैं। सबसे पहले आप प्रिपरेशन के लिए गए, उसके बाद आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और पैरेलली आप प्रिपरेशन भी कर रहे थे। आपके लिए अभी जो राइट नाउ जो आपकी सिचुएशन, आपकी जॉब भी हो गई है और आपका यूट्यूब भी अच्छा चल रहा है, सफलता की आपकी डेफिनेशन क्या है? पहला। दूसरा, इसमें एक एड ऑन और करना चाहता हूँ। जब आप लोगों की बातचीत चल रही थी तो आपने कहा था कि लगातार अगर कोई इंसान सफल हो रहा है तो उसका जो संघर्ष करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, उसकी दूसरी साइड कम हो जाती है। तो इसकी दूसरी साइड भी है, लगातार अगर कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ यही चीज़ होती है। ठीक है, पहला सवाल ये है कि सफलता मेरे लिए क्या, मतलब क्या डेफिनेशन? यार देखो, सफलता जो है ना बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, ठीक है? मतलब वो ऐसा है ही नहीं कि कोई जेनरिक आंसर मैं दे दूं और वो सफलता मानी जाए। बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि आपके लिए, मेरे लिए सफलता ये थी कि मेरे लिए अभी भी सफलता का यही मायने है कि यार मेरा परिवार खुश रहे,
तो मैं सफल हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि ये सरकारी नौकरी लगने के बाद ही मेरा परिवार खुश हुआ है, तो मेरे लिए सफलता वो भी थी जब मैं नौकरी नहीं लगी थी, तब भी मेरा परिवार मुझसे खुश था, तो मेरे लिए वही सफलता थी। बाकी सबके लिए अलग अलग मायने रखती है। किसी के लिए हो सकता है कि भाई वो करोड़पति बन जाए तब सफल होगा, किसी के लिए ये है कि वो आईफोन ले ले, अगर लेने लायक हो जाए तब सफल होगा। तो मेरे लिए तो ये था कि मेरे माँ बाप खुश हो जाएं, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होती है ना कि जब आपके माँ बाप नहीं रहते तो आपको रियलाइज़ होती है, हो सकता है कि उस समय आपके पास बहुत पैसा हो और सारे संसाधन आपके पास हों, लेकिन वो जो आप सोचे थे वो आप अपने माँ बाप के लिए ना कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि भाई मैं तो अपने माँ बाप के लिए जितना हो सकता है, वो लोग कहते भी कम ये सब किया करो, कम खर्चा भी कम किया करो, ये सारी चीज़ें, बट मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हैं अगर वो रहेंगे, वो देख लेंगे, तो बाकी तो हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लेंगे। तो मेरे लिए सफलता यही है। और दूसरा वाला जो सवाल था कि यार सरकारी नौकरी की तैयारी में बताऊँ ना, एक असफलता जो है ना वो लगातार ही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं ना जो सफलता पा जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो असफल हैं। आज के टाइम पे ना सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको ये, अरे यार देखो ये सिलेक्शन हुआ इस वजह से मैं ये सब बातें बोल पा रहा हूँ, ठीक है। ये ज्ञान वाली जो बातें होती है ना, ये सफल आदमी से इंसान सुनना चाहता है, बट जब मैं असफल था तब भी यही बातें बोलता था। और असफलता जो है ना, सेल्फ असेसमेंट इस वजह से जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि यार मेरी ये गलती है, ये सारी चीज़ें हैं, या एक सरकारी नौकरी की तैयारी में ना अपर लिमिट भी होनी चाहिए। अब पता चला आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है 6 साल से, तो आप में कुछ मेजर भाई कुछ बहुत बड़ी गलती हो रही है, कुछ बहुत बड़ी गलती हो रही है, फिर भी आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये असफलता आपके लिए जायज़ है। लेकिन असफलता का जो एक फेज चलता है उसमें किसी भी मोटिवेशन, किसी भी कुछ नहीं समझ में आता यार। जब वो फेज चलता है ना, उसमें बस यही लगता है कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, कोई ना समाज और ना दोस्त, यार कुछ नहीं रहते। तो वो फेज में ना आदमी निखर के आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो असफल लगातार हो रहे हैं उनके लिए बस यही है कि यार चीज़ों को ना पहचानो कि क्या गलती है, वो खुद ही ढूंढोगे, कोई नहीं बता, ना मैं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं, कोई ज्ञानी आदमी भी नहीं बता पाएगा कि असफलता क्यों हो रही है, खुद ही ढूंढना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई आपको, आपका सिलेक्शन हो गया है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। और हम देखते हैं कि जो हमारा यूथ है, सरकारी नौकरी को एक ट्रैप समझा जाता है, सिलेक्शन रेट बहुत कम है। यूथ अपना जो जवानी है उसका सबसे बेहतरीन साल जो होता है इसमें गंवा देता है। आप भी एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन गए थे, लेकिन फिर भी आप तैयारी करते रहे, तो क्या हम ये माने कि आप भी इस ट्रैप में फंसे रहे कहीं ना कहीं? यार नहीं, देखो मैं पहली बात तो जो आपने कहा कि जो बीत रहा है वो भी दिन जवानी का है ना, तो वो ट्रैप नहीं है। देखो सरकारी नौकरी ट्रैप तब होगी जब आपको चीज़ों पता ना हो। जैसे मैं आपको कुछ ऐसा मिसगाइड करके बता दूं कि यार ऐसा ऐसा है, तब वो ट्रैप हुआ। अगर आपको सब चीज़ें एग्जैक्टली पता है फिर वो ट्रैप नहीं रहा, फिर तो आपको पता चल गया ना कि यार ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करता रहा, क्योंकि मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है ना जो उनकी ज़िंदगी बदल देती है, ठीक है। आप जनरेशनल चेंज जो आता है ना, वो कुछ ही चीज़ों से आता है। या तो आपने कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेट कर लिया है, या आपके पास पुश्तैनी कुछ रहा हो, तभी आप ऐसे इस तरह की चीज़ें, बड़ी चीज़ें कोई कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है ना, जो मिडिल क्लास वाला आदमी है ना, उसके पास यही सरकारी नौकरी एक जरिया ऐसा है जिससे वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। और वो चीज़ हमने देखा भी, जब अब्बू की नौकरी लगी थी, अगर वो ना लगती तो वो चेंज ना आता, वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वो रहने खाने से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि जो हाइप है सरकारी नौकरी का वो इसी वजह से है, ये जो यूथ उसकी तरफ भाग रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, प्राइवेट जॉब में अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टेबिलिटी का, गवर्नमेंट जॉब में जो जाना चाहते हैं। हाँ, ट्रैप ये तब है जब आपको एग्जैक्ट पता ही ना हो कि क्यों कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये है कि भाई देखो वो सरकारी नौकरी कर रहा है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी ऐसे ही कर लूँगा, लेकिन आप उस चीज़ के लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं या वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो करनी चाहिए, तब वो आपके लिए ट्रैप हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यार जो, और दूसरी चीज़ ये भी है, एक एंगल ये भी है कि सरकारी नौकरी को लेकर हाइप जो क्रिएट किया गया है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो हम लोग की हिंदी वाली बेल्ट है उसमें बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी वाले बहुत ज़्यादा सफल हो गए, मतलब वो बहुत आगे, उनकी फैमिली निकल गई या वो लोग भी निकल गए, तो उनको देखकर सामने वाले को भी लगता है कि यार मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए, तो मेरे अंदर भी ये बदलाव आ जाएंगे। तो इसी वजह से हाइप भी दिया गया है। बाकी आप साउथ में जाकर देखेंगे, वहाँ पर बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि सरकारी नौकरी को लेकर उतनी हाइप नहीं है, वहाँ पर लोग और भी काम कर रहे हैं।
थैंक यू। ओके, सो 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया कि यार अनकंडीशनली आपको उन्होंने सपोर्ट किया है, फ्रेंड्स आपके कुछ रहे होंगे वगैरह, राइट? बट मेरे को ऐसे 1-2 नाम चाहिए बिकॉज मेरा खुद का प्रोफेशन सोशल मीडिया के अराउंड है, तो मुझे ऐसे 1-2 नाम चाहिए आपसे जो इन्फ्लुएंसर हो, जो हम एक दूसरे को हम जानते हो, जिन्होंने भी आपको सपोर्ट किया है ऑन कैमरा हो या फिर मोटिवेट किया हो या किसी भी चीज़ के, अगर कोई नाम हो तो। मतलब सिलेक्शन में मोटिवेट किसी ने किया? सिलेक्शन हो या फिर आपके स्ट्रगल्स में हो या फिर एग्जाम के रिलेटेड हो। यार देखो, जिस फील्ड में मैंने इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की थी उस फील्ड में मैं इकलौता था, ठीक है? तो जो भी आया मेरे बाद आया हुआ है, तो वो मोटिवेट मुझसे हुआ होगा, मुझे तो नहीं किया होगा। ये बहुत घमंड वाली बात है। बाकी तैयारी मैंने कभी किसी से बताया ही नहीं कि मैं तैयारी करता हूँ, तो उस फील्ड में भी समझ लीजिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिला। हाँ, ये है कि आपको जिंदगी में ना कोई होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, लेकिन एक असफलता ज़्यादा गाइड सही करती है, तो मेरे लिए तो वही था। एंड सेकेंड क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि अगर आपके नाम पे, जस्ट एन एग्जाम्पल, बिकॉज यू हैव अ गुड स्टोरी, तो अगर आपके ऊपर एक मूवी बन रही है या बुक लिखी जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या टाइटल होगा उसका? मेरा रहेगा पूर्व राष्ट्रीय बेरोजगार। जैसे मैं अभी सोचता था ना, मैं अगर कार खरीदूंगा, मतलब सरकारी नौकरी अगर नहीं लगी, उससे पहले की बात बता रहा हूँ कि अगर जब मैं कार खरीदूंगा ना, तो मैं अपनी कार पे लिखवाऊंगा राष्ट्रीय बेरोजगार। सामने जैसे सब लिखाए नहीं रहते अध्यक्ष और ये पार्टी वो पार्टी, जिला अध्यक्ष, प्रधान, तो मैं लिखाऊंगा राष्ट्रीय बेरोजगार। फिर नौकरी लग गई, फिर मैं कहा यार अब क्या कर सकते हैं, तो मैं कहा कि अब ना उसमें छोटा सा पूर्व लगवा दूंगा आगे। पूर्व राष्ट्रीय, जैसे पूर्व विधायक नहीं लिखा रहता, पूर्व राष्ट्रीय बेरोजगार। ऑल्सो एक कन्वर्सेशन में एक और क्वेश्चन मुझे दिमाग में आया कि बहुत सारे बिकॉज बहुत यंग ये जो एज होती है जहाँ पे लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे एक पार्टनर का होना या फिर एक पार्टनर अट्रैक्शन और एनीथिंग इज वेरी नॉर्मल इन प्रिपरेशन जर्नी, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक कि यार पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लो, ये सब ना ही करो, या फिर कि यार चलो अगर है तो भी ठीक है, या फिर इज इट अ डिस्ट्रैक्शन या मोटिवेशन? आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे आपके साथ अगर वो क्षणिक है कि भाई तुम 6 महीना किसी के साथ रह रहे हो, फिर 6 महीना फिर विलाप कर रहे हो कि लो ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, तो इस तरह की चीजें, जैसे मुझे लगता है ना कि प्यार जो है या मोहब्बत जो है वो बहुत प्योर चीज़ है, और आप अगर किसी से कर रहे हैं ना, तो वो एक, जैसे हमारा माँ बाप से सेपरेशन नहीं होता, हमारा भाई से सेपरेशन नहीं होता, बहन से सेपरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उनके साथ एक अलग ही बॉन्डिंग से जुड़े हैं। तो अगर आप किसी के साथ इस तरह जुड़ रहे हैं जिसको आप अपना परिवार मान रहे हैं, तो आप कभी उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप अपने माँ बाप से थोड़े डिस्ट्रैक्ट होते हैं या भाई थोड़े डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो तो हिस्सा है जिंदगी का ना, तो वो भी एक हिस्सा है जिंदगी का। अभी आपने बताया कि आपका फ्रेंड सर्कल था, वहाँ एक दोस्त ने कहा कि एक वीडियो वाले लड़के को छोड़कर उसका रिश्ता, तो इस दुनिया में और भी असाब होंगे जो इन मानसिकता के शिकार हो रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैसेज देखो, पहली चीज़ ये है ना कि अगर सोसाइटी ये बोल रही है कि वीडियो बनाता है गलत करता है, इसमें सोसाइटी की भी गलती नहीं है, क्योंकि जब भी समाज में कुछ नया होता है ना, तो समाज उसको गलत ही मानता है। कुछ भी नया कर लीजिए आप, ठीक है, तो उनमें गलती उसकी नहीं है कि भाई वो आपको गलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। डिपेंड ये कर रहा है कि आप कितना ईमानदार है अपने काम को लेकर। अब पता चला आप गांजा फूक रहे हैं और उसको कहें कि सोसाइटी कह रही है यार गांजा फूकता है, ठीक है, और आप उसको लेकर बैठे हैं, लो यार गांजा भी फूक रहा हूँ, और फिर उसके बाद ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और अगर आपका काम आपको लग रहा है कि सही है, आपका परिवार कह रहा है सही है, फिर क्या ही फर्क पड़ता है कोई क्या कहता है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। मान लीजिए आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो आप क्या चेंजेस करेंगे या क्या करना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री बन जाऊं एक दिन के लिए? यार ये बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिए भाई, सोचना पड़ेगा क्या करूंगा। शिक्षा मंत्री अगर मैं बन गया ना, तो यार एजुकेशन जो है ना, इंडिया की जो सबसे, अगर एक सिंगल चीज़ पूछी जाए ना कि इंडिया में क्या बदल दिया जाए कि हम और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, जैसे हम लोग डेवलपिंग नेशन है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है ना, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकते हैं। तो मैं करूँगा क्या यार, और चीज़ें और ऐसा अवेलेबिलिटी और बढ़ा दूंगा, जैसे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, उनको किसी तरीके से कुछ भी करके उनको भी पढ़ने की तरफ ले आऊँगा। क्योंकि जो एक पढ़ा लिखा इंसान कोई भी काम करता है, ज़रूरी नहीं वो नौकरी तो एक समझ लो समाज का उत्पन्न किया हुआ चीज़ है। नौकरी पहले लोग पढ़ते इस वजह से नहीं थे कि भाई पढ़ाई करूंगा नौकरी करनी है,
पहले लोग पढ़ते इस वजह से थे कि उनके ज्ञान की वृद्धि होगी, जैसे जो आश्रम में जाकर पढ़ते थे, जो किसी गुरु को लाकर अपने घर पे रख के उनसे पढ़ाई करते थे, वो सिर्फ इस वजह से पढ़ते ना कि राजक लड़का को पढ़ने की क्या जरूरत है, उससे नौकरी थोड़े करनी है। वो पढ़ इस वजह से रहा था कि इसको ज्ञान हो, चीजों को समझे। पढ़ाई का सबसे मेन मुद्दा यही था हमेशा से। वो तो नौकरी उसमें जोड़ दिया गया, ऐड ऑन कर दिया कि स्टॉप लगा दिया कि भाई ये है पढ़ाई करने के लिए। तो नौकरी अगर आप हटा दें तब भी पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है। अगर आपकी नहीं लग रही है नौकरी और आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाएगी, सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं या किसी कारणवश छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई, वो पढ़ाई से जुड़ जाए। तो यार मतलब अभी जब सुन रहा था मैं आपको, काफ़ी गहरे विचार हैं आपके किसी भी चीज़ के ऊपर हो। ठीक है, जैसा हम बात भी कर रहे थे कि यार जब आप लोअर मिडिल क्लास में हो या उस परिवेश उस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आपके नहीं होते। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप लाइफ में एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच गए हो, काफ़ी कुछ अचीव भी किया, अभी बहुत कुछ अचीव भी करना है। तो अभी आप क्या सोचते हो अबाउट योर एस्पिरेशंस, अबाउट योर ड्रीम्स, कि अब और आगे अशब अहमद अंसारी कितना और आगे जाने वाले, कितना और ऊपर जाने वाले? यार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जो सोचता हूँ ना वो होता नहीं है। अच्छा, तो मैंने सोचना बंद कर दिया है कि क्या करना है जिंदगी में, कुछ बहुत बड़ा नहीं सोचा है। हाँ, तो अभी का प्लान ये है कि यार सोच रहा हूँ एक नॉवेल लिख दूं, ओके, इसी पे कुछ इसी के अराउंड फिक्शनल नॉन फिक्शनल मिक्स करके। हाँ, तो एक प्लान ये है जिंदगी में कि नॉवेल लिखना एक है। नॉवेल लिखने ठीक वाले है, हो। क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी है इस चीज में। तो मैं सोच रहा हूँ एक काम ये करूंगा। हाँ, दूसरा क्या है यार, मुझे घूमने टहलने का बहुत शौक है। तो खैर मैं घूमता टहलता भी हूँ, ऐसा नहीं है, बट अभी सोच रहा हूँ कि वो चीज़ें थोड़ा और बढ़ाऊंगा और थोड़ा जैसे ब्लॉगिंग टाइप का नहीं होता उस तरह का कुछ एक थॉटफुल, मतलब एक तो वो ब्लॉगिंग होती है कि नॉर्मली आप ये मैंने खाना खाया फ्रेंड्स, ये मैंने ये किया, एक वो होती है जो आप इंटेलेक्ट के साथ करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा उस तरह का कुछ बनाया जाए। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को नए प्रकार का एक हाँ, विवेक हाँ, देखने हाँ, को बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, आपने बोला कि आप एक किताब, एक नॉवेल लिखने का सोच रहे हैं, टाइटल आप कुछ भी रख सकते हैं। वो तो एक मजाक वाली बात थी कि पूर्व राष्ट्रीय बेरोजगार। उस किताब का पहला चैप्टर आपका क्या होगा और आखिरी चैप्टर क्या होगा? यार अभी मैं सच बताऊं, मतलब नहीं सोचा इतना, बट हाँ मतलब वो एंडिंग तो वही होगी जो सिलेक्शन जहाँ हुआ था, सिलेक्शन जहाँ हुआ था, एंडिंग होगी। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, टेक्स्ट बुक के लिए कुछ भी आपको एक वर्ड या एक लाइन कुछ भी आपको बोलना हो? टेक्स्ट बुक यार सरकारी नौकरी के लिए ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ और वो लोग मॉक टेस्ट नहीं दिए हो टेक्स्ट बुक से, बहुत कम लोग हैं। तो इसका मतलब भाई एक पार्ट ऑफ जर्नी है ये, सरकारी नौकरी की तैयारी की प्रिपरेशन जर्नी का एक पार्ट है और आपकी भी जर्नी का पार्ट रहा। हाँ बिल्कुल, बहुत मतलब 2200 से भी ज्यादा आपने मॉक टेस्ट लगाए। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है बस मेरा, कि आपने बताया भी है कि थोड़ा घूमने फिरने का आपको शौक है, और बाकी अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे या कैमरे के सामने या स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा आप पॉपुलर हो, लेकिन जब आपको मौका मिला टेक्स्ट बुक सपनों का सफ़रनामा जो सफ़र है उसका हिस्सा बनने का, जब आप ज़मीन पर उतर के लोगों से मिले, स्टूडेंट्स को मिले, तब आपको क्या रियलाइजेशन हुआ कि जो पॉपुलैरिटी आपको ऑनलाइन मिल रही थी उतने ही पॉपुलर आप जमीन पर भी हो या उतना ही प्यार लोगों से आपको वहां भी मिल रहा है? नहीं, उस सब मतलब इसमें जो प्रोजेक्ट में हम लोग गए थे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि रोज़ कहीं नए नए बच्चों से मिल रहे हैं, उनसे तैयारी उनकी कैसी चल रही है, क्या उनके संघर्ष हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, ये सब जानने पर क्या होता है। जैसे इसका रीज़न बहुत बड़ा, मतलब जो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट या किसी की लाइफ में इम्पैक्ट जर्नी का जो पड़ता है, थोड़ा सा फिलोसफिकल बात हो गई। जैसे गांधी जी जब आए थे भारत में, तो 1915 में गांधी जी आए, तो गांधी जी को उतना फेम नहीं था या उतना उनको फ्रंट पे नहीं रखा गया था, तो उनको ऐसे स्टेज पे पीछे ही बैठे रहते थे। तो उनको किसी ने सलाह दी कि एक काम करो यार, कि पहले आप घूमना टहलना स्टार्ट करिए, भारत को घूम के जानिए कि भारत में है क्या एक्चुअल, क्योंकि आप अफ्रीका से आए हुए हैं, आप जो बात कर रहे हैं या जो चीज़ें आप कह रहे हैं हो सकता है कि आप उतने ज़मीनी स्तर से नहीं जान रहे हैं जितना आपको जानना चाहिए। तो गांधी जी ने चलना स्टार्ट किया, गांधी जी ने गांव-गांव यात्रा की, उससे क्या हुआ ना, उनको एक कंप्रिहेंसिव नॉलेज हुई भारत की, कि भारत एक्चुअल में क्या है। तो जो मैं ऐसा नहीं करा मैं गांधी जी हो गया कि मैंने कुछ बहुत बड़ा वो कर दिया, बट हाँ जर्नी से ये होता है, जब आप घूम टहल रहे हैं, इससे क्या होता है आपको बहुत सारी चीजें जो आपने सोची समझी हो सकता है एकदम से बदल जाए। तो वहां पर जैसे हम लोग इलाहाबाद गए, इलाहाबाद में हमने शूट किया, जब वहां पर इतनी भीड़ थी, इतने बच्चे थे और वो एकदम दौड़ दौड़ के लोग तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको एक रियल फेस दिखेगा कि कितना संघर्ष है।
लोगों की जिंदगी में। मतलब कोई लड़का है वो एक छोटे से कमरे में, उसमें बिना कूलर के बैठने लायक नहीं है और वो एक पंखे में बैठ रहा है और वो भी पंखे की लाइट जो है वो बार बार कट रही है। ठीक है, इन सब परिस्थिति में उसी में एक तो तखत है, उसी में किचन लगा हुआ है उसका, उसी में सारी चीजें वो कर रहा है। जब आप इन सब परिस्थिति को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार जिंदगी में ना बहुत कुछ है जो हम नहीं देख पाए थे कभी। तो इस प्रोजेक्ट से ये सब चीजें देखने को मिला है, तो वो काफी इंस्पायरिंग था मेरे लिए। और यार आप सबको ही बता दूं कि आगे और भी जो एपिसोड्स हैं अशब उसमें आपको दिखने वाले हैं, भाई ने होस्ट किए हैं सारे एपिसोड्स। अशब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपने वो पूरी जो सफ़रनामा का जो सफ़र है वो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है और उस सफ़र को आपने एक्सपीरियंस किया है। जो भी हमारी ऑडियंस है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरी सीरीज से, या उन्हें क्या सीखने को मिल सकता है जब बाकी एपिसोड्स यार ये सीरीज से एक जो सिंगल चीज अगर मुझसे पूछो जो सीखने को मिलेगी ना, आपको अपना संघर्ष कम लगने लगेगा। ठीक है, आपको इतने अलग अलग संघर्ष दिखेंगे। हाँ। और जब आदमी को संघर्ष दूसरों के पता चलते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पर एकदम संघर्ष कर रहे हैं, तो आदमी को एक मोटिवेशन भी मिलता है कि जब वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो वो शायद परसेप्शन लोगों का और चेंज हो। बिल्कुल यार। तो यार जुड़े रहिए आप लोग चैनल पे, बहुत सारे अभी आगे एपिसोड्स आने वाले हैं। और जैसा भाई ने बताया कि यार इतने टाइप के आपको संघर्ष देखने को मिलेंगे कि अपना संघर्ष भी आपको कहीं ना कहीं कम लगने लगेगा और फिर माइंड में यही थॉट आता है कि भाई जब वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। और एक चीज़ और है जो मैं आप सबको भी बताना चाहूँगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अशाब जो है एक पर्शियन वर्ड है जिसका, या अरेबिक वर्ड है, हाँ, अरेबिक जिसका मतलब होता है साथी, फ्रेंड, कंपेनियन। हाँ, इसी तरह जैसे ये जो वर्ड है ये असहाब का मतलब होता है, हाँ। तो प्रॉफिट के कंपेनियन थे, इनका एक तरह से कलेक्टिव फॉर्म जो है वो असहाब है। अशाहब है। तो आई होप कि यार ये जो डिस्कशन हुआ है मतलब ये भी एक तरह से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो भी ऑडियंस है, एज अ कंपेनियन उनके लिए काम कर सके, लर्निंग, वो भी आगे अपनी जर्नी में उनको भी गाइडेंस मिल सके। तो यार काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी बढ़िया लगा आपसे बात करके। और मेरा भी प्लेजर है कि मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर सका। और टेस्ट बुक को थैंक यू, आपको थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई।